गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक जायसवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। जैसे एक डायमेंशन है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एक पार्ट है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन हम सब ने देखा है, 3-3.5 साल पहले इंडिया में हुआ था, और इससे तो बच्चा वाकिफ़ है। सब जितने भी बच्चे हैं जो कि थोड़े भी समझदार हैं तो उनको ये दिन याद होंगे। ठीक, तो डिमोनेटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। डिमोनेटाइजेशन इज़ द विड्रॉल ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक, डिमोनेटाइजेशन क्या है, तो एक लाइन में उसको डिफाइन किया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर करेंसी को मार्केट के सर्कुलेशन से हटाना या खींच लेना। इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच अ सीरीज़ ऑफ करेंसी विल नॉट बी लीगल टेंडर। इसके द्वारा किसी करेंसी की एक सीरीज़ को इलीगल घोषित कर दिया जाता है, मतलब वो वैलिड नहीं रहता, लीगल नहीं रह जाता है। ठीक, वो एक्सेप्टेबल नहीं रह जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि डिमोनेटाइजेशन जो टॉपिक है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बीकॉम, एमकॉम और 11-12 बीएसटी और सभी बोर्ड्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तब भी ये आपको जानना ज़रूरी है। ये एक आम सभी के लिए एक जनरल अवेयरनेस भी है। तो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इन डिमोनेटाइजेशन ऑन 8 नवंबर 2016। On 8 November 2016, Government of India had announced that from today onward, rupees 500 and 1000 rupee note will not be a legal tender. अब 8 नवंबर 2016 को ये अनाउंस कर दिया गया रात को 8 बजे हमारे रेस्पेक्टेड पीएम द्वारा कि 500 और 1000 रुपीज़ के नोट अब लीगली नहीं रहेंगे। उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, जैसे बैंक है, आरबीआई है, या जो भी जितने पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अलावा और अब 500, 1000 के नोट नहीं लिए जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। पब्लिक जो है वो थोड़े थोड़े मीन्स की रिस्ट्रिक्शन के साथ वो पैसा सारा ओल्ड मनी जो है वो डिपॉजिट कर सकती है और कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ विड्रॉल कर सकती है, लेकिन उनको सारा अपने पैसे चेंज कराने होंगे दिसंबर 2016 तक में, 30 दिसंबर 2016 तक। हालांकि ये जो डेट है वो एनआरआईज़ के लिए अलग थी, शायद 31 मार्च थी, और उसको भी बाद में शायद 2-3 महीने के लिए बढ़ाया गया था, बट आम जनरल पब्लिक के लिए या इंडियंस के लिए यही थी। नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड इन इंडिया। सबसे बड़ी बात, और ये आपको फ्रेंड्स बता दें कि जितने भी जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी या जिसमें भी सोशल स्टडी पूछे जाते हैं उन सभी में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो डिमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री ये है कि ये पहली बार इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था कि जो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडियन करेंसी इज़ डिमोनेटाइज्ड इन इंडिया। अर्लियर इट वाज डन इन 1946 with a complete ban of 1000 and rupees to 10,000 notes to deal with the unaccounted money, that is black money। मतलब 1946 में पहली बार 1000 के नोट और 10,000 के नोट, हाँ जी हाँ, उस समय 10,000 के नोट भी चलते थे, उसको बैन कर दिया गया था। किस लिए बैन किया गया था? जो अनअकाउंटेड मनी है, जिसको कि हम लोग आम भाषा में ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन, उसको मतलब उस पर बैन लगाने के लिए और उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक, सेकेंड टाइम इट वॉज डन इन 1978 बाई गवर्नमेंट हेडेड बाई मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे तब 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया। तो देखिए 1946 में हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय ये करेंसीज़ तो जो 10,000 के नोट होते थे, 1000 के नोट होते थे, उस समय 1 पैसे 2 पैसे भी इंडियन मार्केट्स में चलते थे। या 1978 में जब आज़ाद हुआ तो ये आज़ाद होने के बाद का पहली घटना है डिमोनेटाइजेशन की 1978 में, और ऐसे तो ये दूसरी घटना है। तो हेडेड बाई मोरारजी देसाई ने जब इसको बैन किया तो उस समय 10,000 के नोट और 5,000 के नोट बहुत ही रिच क्लास पीपल के पास थे, और जो उनका मार्केट में शेयर था वो भी काफ़ी कम था। ठीक, काफ़ी कम अमाउंट के पैसे वो 10,000 के और 5,000 के करेंसी में डिनोमिनेशन में थे। तो उनको जब डिमोनेटाइज किया गया तो उतना खास आम पब्लिक को पता नहीं चला।
ठीक। लेकिन जो इस बार हुआ, तो इस बार 1500 का नोट सभी लगभग इतनी महंगाई आ चुकी थी कि इतना इन्फ्लेशन हो चुका था कि मैक्सिमम जनता के पास 1500 का नोट थे और इनका शेयर भी लगभग 85 to 86% था सारे करेंसी में, इंडियन मार्केट्स में। इसीलिए ये ज़्यादा अफेक्ट किया। ठीक। तो इट वाज द थर्ड टाइम और आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज द सेकंड टाइम। नाउ एम्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। अब एम्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जब डिमोनेटाइजेशन किया गया तो बार बार आपसे कहा जाता है कि डिजिटल पेमेंट आप कीजिए, भीम UPI से द्वारा कीजिए, ई-वॉलेट से कीजिए, कार्ड पेमेंट कीजिए, पेटीएम कीजिए। तो ये जनरली मेकिंग इंडिया कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए एम में, या कैशलेस सोसाइटी बनने के तरफ आगे बढ़ने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन किया गया। हालांकि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है, कुछ विदेशी विद्वानों का, कि हर 10 साल पे किसी भी कंट्री को अपना डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए। ठीक। अपने करेंसी का डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए, जिससे कि ब्लैक मनी मार्केट में नहीं रहती है और करप्शंस पे रोक लगता है। अब व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिमोनेटाइजेशन? तो हमारे यहाँ भी कॉजेज़ इन्हीं में से कुछ एक रहे होंगे, क्योंकि जनरली जो डिमोनेटाइजेशन होता है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, तो वो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, और उनकी करेंसी कंट्री में अगर कुछ लोगों के द्वारा, अवांछनीय तत्वों द्वारा या विदेशों द्वारा अगर फेक करेंसी चलाई जा रही है तो उसको रोकने के लिए, और ब्लैक मनी के एक्युमुलेशन को रोकने के लिए, कर चोरी हो रही है, टैक्स की चोरी हो रही है तो टैक्स इवेशन को रोकने के लिए, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव फीस मेजर्स के लिए रोकने के लिए, कि जितने भी, जब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को जानकारी रहेगी लोगों के पास कितने पैसे हैं तो उनको उस पर टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो मेनली ये टैक्स रिफॉर्म जैसा होता है। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन के पहले हम एक जान लें कि जो डिमोनेटाइजेशन है उसको हमारे यहाँ टैक्स रिफॉर्म के तौर पे देखा गया है। ठीक। इसीलिए इसे कहा जाता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है। और एक आइए चलते हैं इम्पैक्ट पे। तो इम्पैक्ट में क्या पड़ा कि मनी या इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी, क्या नाम है कि कुछ जगह कम हो गए तो कुछ जगह ज़्यादा हो गए। कैश ट्रांजैक्शंस काफ़ी कम हो गया। ठीक है। मनी जो लोगों के पास थी सभी, क्या नाम है, वो उजागर हो गई, इसलिए बैंक डिपॉजिट बढ़ गए, सारे पैसे बैंक में जमा हो गए। ठीक। और कुछ वही नहीं पहुँचे जो कि ब्लैक मनी थे, बाकी सभी लोग अपने पैसे को बदलवाने के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सभी जगह से जितने लोग जो भी जहाँ कुछ भी छुपा के रखे थे वो सब बैंक में डिपॉजिट होने लगे, चाहे इलीगली तरीके से चाहे इलीगली तरीके से। कुछ लोग दूसरे के नाम पे भी पैसा डिपॉजिट करा रहे थे। तो इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल सेविंग। लेकिन उससे क्या हुआ कि लोगों की फाइनेंशियल सेविंग बढ़ी, इंडिया की फाइनेंशियल सेविंग बढ़ी। ठीक। फाइनेंशियल सेविंग से उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड कहीं पे भी वो जमा कर रहे थे, कहीं पे भी वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको कुछ ना कुछ उस पर प्रॉफिट मिलेगा ही। ठीक। प्रॉफिट वेल्थ, प्राइवेट वेल्थ। तो प्राइवेट वेल्थ की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के प्राइवेट वेल्थ घटे, क्योंकि कुछ जो डिनोमिनेशन है, हालांकि बाद में RBI की जो डिक्लेरेशन है कि 99 पॉइंट समथिंग पैसे वापस आ गए, फिर भी जो 1% पैसा था वो भी काफ़ी बड़े अमाउंट में था। तो जो भी पैसा रिटर्न नहीं हुआ वो उतने लोगों का पैसा कम हुआ, उतने लोगों की प्रॉपर्टी कम हो गई। और रियल इस्टेट जो हमारा है उसके प्राइसेस घट गए, मतलब मकान, ज़मीन, इन सब के प्राइसेस घट गए, क्योंकि हमारे देश में माना जाता था कि ब्लैक मनी का काफ़ी बड़ा रोल था रियल इस्टेट में। और ब्लैक मनी को रोकने में डिमोनेटाइजेशन काफ़ी हद तक कामयाब कहेंगे। इसके वजह से काफ़ी हद तक जो टेररिस्ट फंडिंग थी वो भी रुकी उस वक्त, और रियल इस्टेट के प्राइसेस गिरना ही ये दर्शाते हैं कि रियल इस्टेट में भी ब्लैक मनी की काफ़ी पैठ थी। तो नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन में कुछ और है कि पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे क्या पड़ा। तो पब्लिक सेक्टर के वेल्थ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक। जो गवर्नमेंट का पैसा था वो तो उतना ही था, टैक्स बल्कि और बढ़े ही। टैक्स कलेक्शन जो है, इन लोगों के पास इनकम बढ़े या जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है वो डिस्क्लोज़र हुआ तो उस पर टैक्स भी लगे, पेनल्टी के साथ लोगों ने टैक्स दिया। और डिजिटलाइजेशन बढ़ा। ठीक। रियल इस्टेट के प्राइसेस थोड़े डिक्लाइंड हुए, लेकिन डिजिटलाइजेशन बढ़ा और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में काफ़ी इंक्रीज़ देखा गया। तो कुल मिला के ये एक टैक्स रिफॉर्म की तरह देखा गया। ठीक। हालांकि डिमोनेटाइजेशन का जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके रिज़ल्ट को उतना एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट तो नहीं आया, फिर भी ये काफ़ी हद तक कामयाब कह सकते हैं इसको, कि कम से कम इंडियन की जितनी करेंसी है वो सर्कुलेशन में एक बार आ गई। ठीक।
नेक्स्ट इसको एक चीज़ और हम लोग बोल सकते हैं, इसको एक लाइन में डेफिनेशन आप याद करिएगा, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे डेफिनेशन है और इम्पैक्ट पूछे जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक, और कॉजेज़ क्या थे। तो डेफिनेशन, कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट। दिस वन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल।